हेलो दोस्तों, माइस्टी नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विजयनगर साम्राज्य की प्रकृति। तो इसमें हम विशेषकर ये देखेंगे कि जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी व्याख्या जो इतिहासकार है, विद्वान, उन्होंने किन किन तरीके से की है। मतलब उसका स्वरूप कैसा था, मतलब केंद्रीकृत था, विखंडित था, या किस तरीके का उसका स्वरूप था। इस टॉपिक में हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य 14वीं से 17वीं शताब्दी तक दक्षिणी भारत में फला फूला। यह ऐतिहासिक अध्ययन का एक आकर्षक विषय है। इतिहासकारों द्वारा इसकी प्रकृति की विभिन्न तरीकों से व्याख्या की गई है। साथ ही इसके स्वरूप के विषय में इतिहासकार एकमत नहीं है। एक तरफ इसे खंडीय राज्य के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया, तो दूसरी तरफ इसकी व्याख्या सामंती ढांचे के रूप में करने की कोशिश की गई। एक तरफ इसे कल्याणकारी राज्य के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई, तो दूसरी ओर इसका वर्णन सर्वाधिकारवादी राज्य के रूप में किया गया। इसलिए इसके स्वरूप को समझने के लिए विभिन्न इतिहासकारों के मतों का विश्लेषण करना अति आवश्यक है। खंडीय राज्य। विद्वान बर्टनस्टीन के अनुसार विजयनगर केंद्रीकृत साम्राज्य नहीं था। वह विजयनगर को एक खंडीय राज्य के रूप में दर्शाते हैं। उनके अनुसार विजयनगर राज्य में संपूर्ण राजनीतिक सत्ता केंद्र में रही, परंतु केंद्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण नायकों और ब्राह्मण सेना नायकों का रहा। इसलिए उन्होंने विजयनगर पर खंडित राज्य मॉडल लागू किया। ये मॉडल दर्शाता है कि विजयनगर साम्राज्य में केंद्रीय नियंत्रण की तुलना में क्षेत्रीय स्वायत्तता अधिक थी। इस मॉडल के अनुसार साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के शासकों की अपनी अपनी शक्ति और स्वायत्तता थी, और वे केंद्रीय सत्ता के प्रति केवल नाम मात्र की निष्ठा रखते थे। इन अधीनस्थ इकाइयों के केंद्रीय सत्ता के साथ पिरामिड नुमा संबंध थे। केंद्र से जितना अधिक दूर कोई खंड होता था, उतना ही अधिक वह अपनी स्वामी भक्ति को एक शक्ति पिरामिड से दूसरे की ओर स्थानांतरित करता था। स्टीन का मानना है कि विजयनगर शासकों ने अपने साम्राज्य में शक्ति व धर्म का संतुलन बनाए रखा। विजयनगर शासकों ने अनेक मंदिरों को दान दिया, मठों की स्थापना की, पुरोहितों को भेंट दिया तथा उनका समर्थन मुस्लिम शासकों के विरुद्ध संघर्ष में तथा हिंदू विद्रोहियों के दमन हेतु प्राप्त किया। मंदिरों को दिया गया दान ब्राह्मणों की शासकों के प्रति निष्ठा में बढ़ोतरी करता था। शासक अपने करीबी ब्राह्मणों को दुर्ग दंडनायकों के रूप में साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त करते थे। स्टीन कृष्णदेव राय द्वारा अपनाई गई नीतियों का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने दक्षिण में अपने शिलालेखों में यह घोषणा कर दी कि युद्धों में प्राप्त संपत्ति को उसके राज्य के अंतर्गत आने वाले मंदिरों को दान कर दिया जाए ताकि वहां भव्य द्वारों का निर्माण हो सके। विजयनगर के शासक अपने सत्ता के अंतर्गत आने वाले भूभागों पर अपने अधिपतियों द्वारा नियंत्रण करते थे। इसका संचालन धर्म के सिद्धांत द्वारा होता था, जो लोगों द्वारा स्वामी भक्ति निश्चित करता था। उदाहरण के लिए जैसे महानवमी का आयोजन करना। यह एक वार्षिक राजकीय समारोह था जो 15 सितंबर व 15 अक्टूबर के मध्य 9 दिन तक चलता था। 10वें दिन दशहरा के उत्सव में इसकी समाप्ति होती थी। प्रादेशिक क्षेत्रों के महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसे सेना नायक इस उत्सव में भाग लेते थे। इस उत्सव द्वारा साम्राज्य के प्रादेशिक भागों पर विजयनगर शासकों की संप्रभुता की मान्यता को बल मिलता था। उत्सव के अनुष्ठानिक कार्यों का संपादन स्वयं राजा द्वारा किया जाता था। सैनिक राज्य। एन.के. शास्त्री विजयनगर साम्राज्य को एक हिंदू राज्य के रूप में देखते हैं, जो मुसलमानों के विरुद्ध हिंदू संस्कृति के रक्षक के रूप में उभरा। इससे विजयनगर राज्य के सैन्यवादी स्वरूप होने का सिद्धांत जन्म लेता है। शास्त्री के अनुसार विजयनगर राज्य एक सैनिक राज्य था। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस, कुल्के व रोथरमंड इत्यादि इसे सैन्य सामंतवाद व नीलकंठ शास्त्री इसे सैनिक राज्य के रूप में वर्णित करते हैं, जिसका शासन ऐसे योद्धा नायकों के पास था जिनका पूरा प्रयास अपनी सैन्य शक्ति को निरंतर बढ़ाने की दिशा में होता था। सामंतीय मॉडल। कुछ विद्वानों ने विजयनगर राज्य के
स्वरूप की सामंती ढांचे की पृष्ठभूमि में व्याख्या करने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि ब्राह्मणों को भूमि प्रदान करने की नीति सामंती व्यवस्था का प्रमुख कारण थी। बार बार भूमि अनुदान दिए जाने के कारण ब्राह्मणों की स्थिति सुदृढ़ हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपनी व्यवस्थाओं में बहुत अधिक स्वायत्तता मिली। साथ ही उन्हें प्रशासनिक शक्तियां और राजस्व को नियंत्रित करने के अधिकार मिल गए। विद्वानों का मानना है कि विजयनगर शासकों ने हिंदू धर्म की रक्षा का प्रयास किया, जिसने नई ब्राह्मण व्यवस्था का जन्म हुआ। इसी प्रकार सैन्य दृष्टि से तमिल क्षेत्र में विस्तार ने अमर नायकों और अन्य उच्च अधिकारियों के नियंत्रण में सामंतीय भूभागों का निर्माण किया। अमर नायक वंशानुगत भूस्वामी होते थे। वे राजा को नजराना अदा करते थे और सैन्य सेवा देते थे। इन भूमिधरों ने बदले में अपने अधीनस्थ लोगों को भूमि अनुदान प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप उप सामंतीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। साम्राज्य की विशालता और परिवहन तथा संचार के साधनों की कमी के रहते साम्राज्य के शासन संचालन हेतु शासकों द्वारा इन सामंती वर्गों को अधिकार प्रदान करना एक आवश्यकता बन गई। साम्राज्य को मजबूत बनाने की इस प्रक्रिया ने विरोधी आवाज़ों को दबाकर उनके भूभागों को नए सरदारों के बीच बांट दिया जाता था। विद्वान डोमिंगो पेस ने 1522 में विजयनगर की यात्रा के पश्चात यह वर्णन किया कि राजा की सेवा में निरंतर 10 लाख सैनिक टुकड़ियां रहती थी। ये सब राजा से वेतन पाते थे और साम्राज्य के किसी भी प्रांत में आवश्यकता पड़ने पर भेजे जाने के लिए तैयार रहते थे। यह सैन्य टुकड़ियां नायक के अधीन होती थी, जिसकी नियुक्ति स्वयं राजा करता था। वे वस्तुतः राज्य के सामंत होते थे। ये सामंत राज्य के शहरों, नगरों और गांवों के स्वामी थे। इनके अधीन सेनाएं आदेश मिलते ही किसी भी प्रांत में जाने व लड़ने के लिए सदैव तैयार रहती थी। इसके साथ ही राजा की वैतनिक सैन्य टुकड़ियां भी होती थी, जिन्हें राजा वेतन देता था। पेस के अनुसार सैन्य सामंतवाद की व्यवस्था में अमर नायकों तथा सैन्य नायकों के पास राजस्व वसूली के अधिकार थे और उसी के अनुरूप सैन्य टुकड़ियां रखना उनके लिए अनिवार्य था। विद्वान बर्टनस्टीन और टीवी महालिंग इस व्यवस्था को सामंतवादी मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि सामंतवाद के अनिवार्य तत्व जैसे सम्मान प्रदर्शन और विजयनगर साम्राज्य के प्रति अधीनता इन भूस्वामियों में मौजूद नहीं थी। इसके विपरीत विजयनगर राज्य के स्वरूप की सामंती ढांचे के अनुसार व्याख्या करने वालों का मानना है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान प्रदान करने की नीति सामंती विभाजन का प्रमुख कारण थी। बार बार इन भूमि अनुदानों को दिए जाने के कारण ब्राह्मणों की स्थिति सुदृढ़ हो गई। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपनी व्यवस्थाओं में अधिक स्वायत्तता मिली, जैसे प्रशासनिक शक्तियां और राजस्व स्रोतों को नियंत्रित करने के अधिकार मिलना। सर्वाधिकारवादी शासन। एक अन्य पुर्तगाली लेखक न्यूनिज ने 1535 में विजयनगर प्रशासन और संस्थाओं का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार विजयनगर साम्राज्य का शासन पूर्णतः सर्वाधिकारीवादी था और राजा की शक्ति निरंकुश थी। साम्राज्य लगभग 200 प्रांतों अथवा जिलों में विभाजित था, जिनमें से प्रत्येक एक गवर्नर के अधीन था। गवर्नर अपने प्रांत में पूर्णतः शक्तिशाली था, परंतु स्वयं पूरी तरह राजा की दया पर निर्भर था। प्रत्येक गवर्नर को एक निश्चित संख्या में सशस्त्र सैनिकों की राजा को आपूर्ति करनी पड़ती थी। इस प्रकार एक विशाल सेना तैयार हो जाती थी। परिणामतः राजा और श्रेष्ठ जन वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, जबकि साधारण जनों का जीवन कष्टमय था। इस प्रकार विजयनगर शासक बाहरी भागों पर अपने अधिपतियों द्वारा नियंत्रण रखते थे। ब्राह्मण धार्मिक मुखिया से अधिक राजनीतिक कर्मचारी थे। एक विस्तृत साम्राज्य, संगठित सेना व प्रशासन तंत्र, विकसित न्याय व्यवस्था तथा ग्रामीण स्वायत्तता दक्षिण भारतीय राज्य निर्माण की प्रक्रिया के प्रमुख लक्षण थे। निष्कर्ष रूप से विजयनगर राज्य एक जटिल और बहुआयामी इकाई थी। यह एक शक्तिशाली राज्य था, जिसमें एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक और सैन्य प्रणाली थी। इसने दिल्ली सल्तनत के विस्तार का विरोध करने और दक्षिण भारत में हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतिहासकारों द्वारा इसकी प्रकृति पर
बहस जारी है। विजयनगर राज्य भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण और आकर्षक अध्ययन का विषय बना हुआ है।